लोन सेटलमेंट पर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक्सन ग्लोबल से जुड़ा मामला है। NARCL की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। लोन सेटलमेंट पर नियमों की अनदेखी की गई। जी मीडिया के सवालों से NARCL बच रहा है। जी मीडिया के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में NARCL और IDRCL की एडमिटेड क्लेम राशि लगभग 2172 करोड़ रुपए थी। इस मामले में बनी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में अकेले NARCL के पास पूरे 100% वोटिंग राइट्स थे, यानी वित्तीय लेनदारों की तरफ से फैसला लेने की पूरी कमान, पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ NARCL के हाथों में था। लेकिन जब नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। ये पूरा मामला 550 करोड़ रुपए मूलधन और 29.24 करोड़ रुपए के डिलेड इंटरेस्ट यानी कुल करीब 579.24 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। दस्तावेज साफ बताते हैं कि एक्सन ग्लोबल पर बैंकों का एक बहुत बड़ा कर्ज था, जो बाद में इस बैड बैंक यानी NARCL IDRCL के पास ट्रांसफर हुआ। इसके बाद NARCL इकलौता सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बनकर उभरा। जी मीडिया ये दावा नहीं कर रहा है कि ये सेटलमेंट गैर कानूनी है, लेकिन हमारे पास मौजूद दस्तावेज जो सवाल उठा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। क्योंकि एडमिटेड क्लेम 2172 करोड़ रुपए का है और फाइनल सेटलमेंट हुआ 579 करोड़ रुपए में। सीधा अंतर है 1593 करोड़ रुपए का। अब सवाल उठता है कि आखिर 1593 करोड़ रुपए का नुकसान या डिस्काउंट की प्राइस डिस्कवरी का पब्लिक रिकॉर्ड आखिर है कहां? ऐसा ही मामला दिल्ली होटल हयात रिजेंसी का था। इस मशहूर होटल पर एक समय 6 बैंकों का कर्ज था। बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद होटल ने बैंकों के लोन सेटलमेंट की पेशकश की थी। लेकिन इसके सेटलमेंट पर भी सवाल उठे तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने भिकाजी कामा प्लेस में मौजूद हयात होटल की वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड, बकाया पैसों की जानकारी मांग ली। अब यह केस कोर्ट में है। हमारी टीम ने NARCL का पक्ष जानने की हर मुमकिन कोशिश की। बीते 1 जून को ही जी मीडिया की तरफ से NARCL को बकायदा ईमेल के जरिए ये तमाम सवाल भेजे गए थे। हमने 9 जून तक उनके आधिकारिक जवाब का इंतजार किया। जब जवाब नहीं आया तो 10 जून को जी मीडिया संवाददाता खुद मुंबई स्थित NARCL के दफ्तर पहुंचे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं मिला। हमारे एडिटर है इन्वेस्टिगेशन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बोल रहा हूं मैं। या गुड आफ्टरनून सर। आपके यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है ना मिस्टर कपिल सोनी जी। ओके उनके ईमेल आईडी पे भेजा है। info@narcl पे NARCL पे भी डाला था और कपिल सोनी जी को भी मैंने मेल में रखा था। I'll try to speak to him. इतना ही नहीं, हमारी टीम NARCL की इस अनदेखी को वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाने की भी कोशिश कर रही है। परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जी मीडिया। तो परिवेश वात्स्यायन की रिपोर्ट आपने देखी है। मेरे 2 सहयोगी अश्विनी कुमार पांडे जो कि इस वक्त NARCL दफ्तर मुंबई में मौजूद हैं और तरुण शर्मा जो कि वित्त मंत्रालय में इस वक्त मौजूद है, दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अश्विनी, मैं आपके पास में आऊंगा। हमने NARCL को 7 सवाल भेजे, उनके जवाब नहीं मिलने के बाद आप खुद दफ्तर गए। उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, जरा बताएं। जी देखिए, हम सबसे पहले उनके दफ्तर पहुंचे और मैं आपको पहले तस्वीर भी दिखाता हूं। ये दफ्तर सामने है जी। इसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर NARCL का दफ्तर है। वहां पर हम गए। हमारी मुलाकात ट्रिजा जो हैं वो CEO के असिस्टेंट हैं, उनसे हुई। हमने उन्हें बताया कि हमने बाकायदा एक मेल किया हुआ है जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं उसको लेकर, और हमने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जिसके बाद हमें बताया गया कि CEO जो है किसी मीटिंग में मौजूद हैं, वो जो है मिल नहीं सकते, वो बाद में मिलेंगे। हमने उन्हें बाकायदा सवालों की जानकारी दी कि जो मेल हमने 1 जून को किया था, उन सवालों की डिटेल्स जो है उन्हें बताई। इसके बाद हम आज दोबारा जो है इनके पास पहुँचे। 11:15 के आसपास जब हम अंदर गए तो पता चला CEO अंदर बैठे हुए हैं। हमने उनसे कहा कि चूँकि मामला गंभीर है, एक वित्तीय लेन देन का जो पूरा मामला है, इसमें सरकारी तिजोरी को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में NARCL का जो जवाब है वो हमें चाहिए।
बाकायदा मेल किए जाने के बावजूद, बाकायदा 2 बार विजिट किए जाने के बावजूद जो अधिकारी हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये किसी भी इसी से सवाल इन्वेस्टिगेटिव खड़ा हो रहा रिपोर्टिंग है का एक मूल कि तत्व कहीं होता ना है, कहीं जो कि दर्शकों को मैं बता दूं अश्वनी, कि भाई जिस पक्ष के ऊपर आपको संदेह है, हम ये नहीं कह रहे कि वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट सवाल खड़े करते हैं। तो जिस पक्ष के साथ वो डॉक्यूमेंट जुड़े हैं, जो पक्ष जुड़ा हुआ है, उसका जवाब लेना सबसे ज्यादा अहम होता है। उसी के लिए अश्वनी पांडे हमारे सहयोगी उनके दफ्तर गए थे, जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन तरुण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। तरुण, हमारी कोशिश भी यही थी कि ये जो संदिग्ध चीजें हमारे सामने आई डॉक्यूमेंट से, वो वित्त मंत्रालय तक पहुंचाई जा सकें। क्या डेवलपमेंट वहां पर है? बिल्कुल, वित्त मंत्रालय में ये डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं और वित्त मंत्रालय जल्द ही NARCL से पूछताछ भी कर सकता है, उनसे एक जवाब भी मांग सकता है, क्योंकि ये NARCL का जो निर्माण हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है वो हो, ट्रांसपेरेंट वे में लिक्विडेशन हो कंपनी का, और जो इस कंपनी का जो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय, जिन्होंने NARCL का निर्माण 2021 में किया है, उसको वो जब उनके पास ये सवाल पहुँचे हैं तो अब वो NARCL से इस पर जवाब मांग सकते हैं। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि क्योंकि हमने काफ़ी सटीक सवाल NARCL से पूछे हैं और इस मेल को हमने वित्त मंत्रालय को भी भेजा है, और जल्द ही वित्त मंत्रालय भी इस सवालों को NARCL के सामने रख सकता है। और ये अब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में आप बिडिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी इस कंपनी को राहत नहीं मिली थी, उसके बावजूद जो अकाउंट के अमाउंट था वो 1900 करोड़ के आसपास था, और उसको केवल 580 करोड़ के आसपास उस कंपनी को वापस उसी प्रमोटर को दे दिया गया, एक सेक्शन 12A के ये जो डेटा के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है ना, यही चीजें ये शक पैदा करता है कि क्या बीच में कोई भी अनियमितता है, कोई ऐसी चीज है जो कि एक्स्ट्रा माइल चल करके किसी को सपोर्ट दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे मंशा क्या थी, ये तमाम सवाल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी और तरुण, आप दोनों काम तो जुड़ने के लिए।